हेलो फ्रेंड्स। मैंने बहुत दिन बाद इस जो है वीडियो बनाया है इसमें। तो जो इसमें जो सावधानी क्या है, कैसे काम करना है, ये सैमसंग का डबल डेकर फ़ोन है, सैमसंग M30s, जिसको मैंने फुल एक्सप्लेन किया है इसमें किस तरह से आपको डबल डेकर रिबॉलिंग करने, डबल डेकर जिस फ़ोन में CPU लगा है उसको किस तरह से इसमें काम करना है। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो 110% आपका फ़ोन सक्सेस होगा। अगर आपका IC ठीक होता है तो इस कंडीशन में स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चेक करना है कि हमारा रैम ठीक से लगा है कि नहीं, हमारा CPU ठीक से लगा है कि नहीं, तो उस कंडीशन का फुल डिटेल मैंने इसमें दिया है और कैसे आपको काम करना है, कहाँ पे किस तरह से काम करना है। तो ये देखिए, इस कंडीशन में जो ये फ़ोन आया है डेड कंडीशन में है। पावर की प्रेस करने पे इसमें जो कि होल्ड कंडीशन में आ जाता है। तो इसमें देखिए, मैं पावर की को प्रेस करता हूँ तो ये 146 पे होल्ड हो जाता है, पावर कंज्यूम हो जाता है। ये आगे बूट नहीं ले पा रही। ये जो PS होल्ड, ये जो इसमें होल्डिंग जो हो जा रहा है, ये CPU होल्ड कर रहा है क्योंकि इसे या तो रैम का डाटा नहीं मिल रहा है, ठीक है, रैम डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो फ़ोन है वो लोबो मोड पे आ जाता है, डेड कंडीशन में चला जाता है। लेकिन इस टाइम कंडीशन ये है कि इसमें कोई पोर्ट भी नहीं लेता है कि जहाँ तक कनेक्शन लगा हुआ है लेकिन फिर भी प्रॉपर कनेक्शन नहीं लगा, ड्राई हो सकता है इस कंडीशन में। अगर आप इसमें अगर रैम को भी अगर रिवॉल्व करते हैं तो भी शायद फॉल्ट हम लोग का ठीक हो जाता है। तो इसमें मैंने डबल डेकर से जुड़ी सारी जानकारी, कैसे आपको रिवॉल्व करना है, कैसी कैसी आपको सावधानी इसमें बरतनी है, वो सब मैंने इसमें डिटेल में बताया है ताकि आप भी डबल डेकर का काम कर सकें और आपके लिए वो भी काम आसान हो जाए। मेरा पूरी श्योरिटी इसमें है कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं और इस तरीके से आप लोग काम करते हैं तो आपका जो फ़ोन जब बनाएगा डबल डेकर एकदम 100% आपका चालू होगा। क्योंकि ऐसी इतनी सारी डिटेल्स हम लोग को नहीं पता होती कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो हमारा जो IC जो डैमेज हो जाता है उस वजह से हम लोग को फ़ोन हमारा जो होता है डेड हो जाता है। तो क्या सावधानी इसमें बरतनी है कि आपका फ़ोन डेड ना हो, आपका फ़ोन रैम ठीक से लगा है कि नहीं, CPU ठीक से लगा है कि नहीं, ये सब चेक करना। कैसे चेक करना है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप काम करेगा, आपका कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। क्योंकि डबल डेकर काम करने में मिनिमम 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। अगर आपके पास सामान बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हाई एंड का जो सामान आपके पास होता है, तो आपके पास 2 से ढाई घंटा, फिर भी उसमें 2 घंटा तो लगेगा ही। आपका एक्सपीरियंस, आपका हैंड स्किल उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए, स्क्रैपर, ब्लेड, और आपका जो पेस्ट अच्छा होना चाहिए, ब्लोअर, SMD जो है SMD का हिट एक्यूरेट होना चाहिए। तो मैंने इसमें पूरी फुल डिटेल इसमें दी है ताकि आप भी आराम से और आसान तरीके से डबल डेकर को काम कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ किस तरह से काम करना है। तो पहले हमें डबल डेकर जब हमें रिवॉल्व करना है तो हमें रैम को निकालना पड़ता है। तो रैम को आपको इस तरीके से निकालना है कि रैम आपकी डैमेज ना हो, बैंड मत करिए। हीट आपकी इसमें इस कंडीशन में 320 330 तक होनी चाहिए। पहला स्टेप जो होता है, हमारा जो टीन जो होता है, हमारा जो पत्रा होता है साइड में, उसको काटना होता है। तो वहाँ हम आराम से इसको धीरे धीरे साइड से काट लेंगे, कोई पार्ट्स हमारा डैमेज नहीं होना चाहिए। देखिए, ये आप एक नॉर्मल कटर से कर सकते हैं लेकिन कटर आपका अच्छा होना चाहिए। देखिए, 50 रुपये में आता है कटर निपर का। कोई भी आपको मैजिक कटर की आवश्यकता नहीं है इसमें। कोई बोलता है मैजिक कटर इसमें लो, बहुत अच्छा काम करता है, 300 400 500 रुपये कमाता है, लेकिन इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं मैजिक कटर की। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप अगर नॉर्मल 50 रुपये कटर से भी काम करिएगा तो हो जाएगा। देखिए, मैं ये जो कटर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें 50 रुपीज़ का आता है। निपर मैक्सिमम कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, कोई आपको बड़ी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पहले धीरे धीरे आस्ते आस्ते इसको कटिंग कर लेता हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है इसमें। देखिए, कोई भी प्रिंट भी इसमें डैमेज नहीं है, कोई आपका डैमेज कंडीशन में नहीं है। क्योंकि इस कंडीशन में अगर कुछ भी आपका पार्ट्स अगर डैमेज हो जाता है कंपोनेंट, तो इस कंडीशन में फिर आप डबल डेकर का काम में अनसक्सेस हो जाएंगे। तो पहला जो स्टेप होता है हमारा स्टीन को जो अच्छे तरीके से काटना, तो उसको आप पूरा देखिए।
मैंने किस तरह से टिन को काटा है उस तरह से आपको और दूसरी कोई भी आईसी को डैमेज नहीं करना है। देखिए हमारा जो टिन है वो कट चुका है, क्योंकि हमें जहाँ स्क्रैपर जहाँ पे घुसाना है, जहाँ पे इन करना है, वो जगह आपको क्लियर होनी चाहिए। वो आपको डिसाइड करना है कहाँ से आपको ईजी लगता है। उसके बाद हमें एक जो पीसीबी होल्डर है उस पर लगा देना है। देखिए बहुत तरह के पीसीबी होल्डर आते हैं। देखिए जो पीसीबी होल्डर मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो 550 का ऐसी कुछ समथिंग अराउंड है। तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि डबल डेकर अगर करना है तो आपको जगह ठीक से मिलनी चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि नहीं तो आपका जो स्क्रैपर अगर आप इसमें इन करते हैं तो वहाँ पे कुछ अटक जाएगा आपका, फिर कोई बाधा आ सकती है तो आपका फ़ोन डैमेज हो सकता है। तो हमें पोजीशन का ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से काम करना है, तो पोजीशन हमारी कैसी होनी चाहिए। तो पोजीशन इसमें इस तरह से देखिए, डॉट वाली जो साइड है वो नीचे की तरफ है। देखिए बहुत से जो टेक्नीशियन होते हैं वो फ़ोटो उठाना भूल जाते हैं कि किस तरह से इसमें जो डायरेक्शन होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें डॉट वाली जो साइड होती है वाइड राइट साइड में नीचे की तरफ होती है, जहाँ पे बग कॉल्स लगी हैं बहुत सारी। तो और उसके बाद जो नेक्स्ट जो दूसरा स्टेप है, आपको साइड से जो ग्लू होता है उसको काटना है। उसमें आपकी हीट 200 से 220 के अंदर आप काट सकते हैं, क्योंकि इससे कोई भी कंपोनेंट आपका मेल्ट नहीं होगा और आपका जो पेस्ट है वो कट जाएगा आराम से। तो इससे आराम से कर सकते हैं। आप अगर 300 या 280 या 300 में काटते हैं तो आपका कोई भी पार्ट्स उसमें मेल्ट होगा, आपके काटने के टाइम में आपको वो पार्ट्स उखड़ सकता है। तो उसमें जो ये आपको जो ग्लू जो काटना है आपको वाइट ग्लू, तो उसको काटने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हीट जो है हमारी 220 के लगभग होनी चाहिए, 200। मैंने इसमें जो भी काम किया है वो 857 DW+ से किया है। तो इसमें मैं मेंशन कर दूंगा कितनी हीट होनी चाहिए। तो मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्टली वैसे भी कि 220 के करीबन हीट कोई भी आप ग्लू काट सकते हैं। साइड ग्लू जो होता है आईसी के उसको 220 230 मतलब 250 के अंडर अगर उससे ऊपर करते हैं तो उसमें आपका साइड जो पार्ट्स आप ग्लू काटते हैं तो आपका मेल्ट हो जाएगा और आपका रिमूव हो जाएगा, फिर आपको उसको भी लगाना पड़ेगा। तो ग्लू मेल्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा हम साइड में पेस्ट दे देंगे ताकि हमारी जो प्रोटेक्शन है वो बनी रही। देखिए पेस्ट का क्या काम होता है, पेस्ट का काम ये होता है कि बोर्ड और हीट के बीच में एक लेयर पैदा करना है, जिससे आपका बोर्ड कम डैमेज हो, बोर्ड आपका फुल है ना। वैसे तो काफ़ी अच्छा होता है ये मदरबोर्ड A50 का, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, जो कि नहीं होता है। तो आपको जब रैम जब निकालनी है तो रैम में आपकी हीट होनी चाहिए 330 857 DW+ क्विक का जो SMD है, और नोज़ल आपका बड़ा होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रहना है। और आपको जहाँ पे स्क्रैपर लगाना है उस जगह में जो कंपोनेंट आपको जहाँ भी लगेगा अच्छा कि यहाँ से मेरा इजी रहेगा, तो वहाँ से आप कंपोनेंट की जगह को क्लियर कर सकते हैं। और कंपोनेंट को आपको साइड में रखना है कहीं पर ही, ताकि वो कंपोनेंट मिसिंग ना हो जाए। आपको मदरबोर्ड के एक साइड में जो आपको जो कटिंग करते हैं वहाँ पेस्ट होता है, वहाँ पे चिपका सकते हैं आप, तो वो आपका मिसिंग नहीं होगा। देखिए हमारा स्क्रैपर इन करने के लिए हमें जो जगह मिल चुकी है, और एक साइड से आपको स्क्रैपर को घुसाना है इसमें। देखिए किस तरह से मैं आपको कॉर्नर से घुसाना है, कोई दिक्कत नहीं। और ब्लोअर को जो है हल्के हल्के हिलाते रहिए ताकि हीट हमारा चारों तरफ बना रहे। वैसे आप बड़े अगर मुंह से करते हैं, बड़ा जो इसका जो जो मुंह जो बड़ा होता है इसमें, तो इस तरह से आपकी जो हीट चारों तरफ बनी रहती है। आपको शुरू वाला जो नोज़ल होता है उससे नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी डैमेज हो सकती है। देखिए मेन चैप्टर यहाँ पे आता है, आपकी रैम निकल चुकी है और रैम को कहीं भी बेंड नहीं करना है, आपको सीधे सीधे निकालना है। कहीं से अगर आप ज़्यादा प्रेशर देते तो आपकी रैम नष्ट हो सकती है, ख़राब हो सकती है। क्योंकि क्या होता है हम लोग को जल्दबाजी करते हैं, एक साइड से उठाते हैं, उठा के एकदम उठाने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारी रैम अगर बैंड हो जाएगी तो डैमेज हो सकती है। और देखिए मेन जो जगह आपकी है ये रैम के जो होल्स है, जहाँ पे रैम को हम प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे देखिए आपको जो आयरन से आपको थोड़ा सा पेस्ट लेना है और साइड से आपको आयरन से उसको खाली प्लेन कर देना है, ज़्यादा घिसना नहीं है। और उसमें यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट वायर का यूज़ एकदम नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो रैम की जो जगह है वो ख़राब हो सकती है। देखिए मेन जो प्रॉब्लम आती है सब टेक्नीशियन भाई लोग की वो ऐसी आती है
कि हम लोग क्या होता है ये रैम को डिशोल्डर वायर से भी साफ़ करते हैं। इसमें डिशोल्डर वायर से साफ़ करने से ये प्रॉब्लम होता है कि इसके रैम के साइड में जो होल्स होते हैं, होल के जो साइड में जो कार्बन जो दिया होता है वो इतना टाइट नहीं होता, वो एक सॉफ्ट मटेरियल से होता है, सॉफ्ट मटेरियल का लेयर होता है। अगर आप इसको डिशोल्डर वायर से साफ़ करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो होल्स आपस में मिल जाएंगे और उस कंडीशन में आप कितना भी उसमें आप अगर पेस्ट देते हैं तो आपका वो मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है, आपको रैम की जगह को पूरा सेफ तरीके से साफ़ करना होता है। और देखिए आपको जो उसके ऊपर जो ग्लू होता है ना, वाइट ग्लू, उसको खाली निकालना है। देखिए साइड में आपको देखिए कि थोड़ा थोड़ा जो ग्लू जो निकल रहा है ऊपर से, उसको आपको निकाल लेना है। हीट नॉर्मल रहेगी आपके 300 या 320 के लगभग कर सकते हैं साफ़ करने में, क्योंकि कोई पार्ट्स आपका साइड से मेल्ट होगा तो वो भी ख़राब हो सकता है। तो आपको इस कंडीशन में ये करना है कि देखिए रैम के ऊपर देखिए जो ग्लू है उसको साफ़ करना है। जब ये रैम की जगह थोड़ी सी प्लेन हो जाएगी तब हम लोग सीपीयू को निकाल सकते हैं। देखिए इसके ऊपर वाइट पेस्ट आपको मिलेगा तो उसको आपको क्लियर कर लेना है। आपको लगाते से हम निकालते थे, हम एक ही डॉट खाली फॉलो करना है कि अगर आपका ऊपर का डॉट अगर आपको याद रहेगा तो नीचे का डॉट आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो सी टाइप का जो एंगल में जो इसमें बॉल इसमें जो बने हुए हैं, जो नीचे की जो सी बनी हुई है, बड़ी सी है छोटी सी है, तो नीचे की जो सी है वो हमारी बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैम की जो मेन जो फंक्शन होते हैं वो नीचे वाले कंडीशन में होते हैं। तो नीचे वाली जगह को आपको अच्छी तरह क्लीन करना है, हमेशा ध्यान रखना है। देखिए मैं यहाँ से भी एक कंपोनेंट को रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि मैं दो साइड से स्क्रैपर को अंदर इन कर सकूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको साइड कर लिया इसको भी। तो मुझे दो जगह मिल चुकी है स्क्रैपर लगाने की। तो यहाँ पे मैं अभी पहले थोड़ा सा हिट कर लेता हूँ चारों तरफ, ताकि हमारे जो नीचे की जो बॉल्स है वो मेल्ट हो जाए। देखिए आराम से, आपका इजी तरीके से, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। आपके बहुत सारे बॉल मेल्ट हो सकते हैं, वो प्रिंट कट सकते हैं, तो आपको आराम इजी तरीके से आपको दो साइड से हल्के हल्के इन करना है। तो आपको देखिए आपका जो सीपी होगा वो आराम से आपका उठ जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इसमें आपको आराम तरीके से। देखिए इसमें हमारी जो सीपी उठ चुकी है। अब आती है हमारे रिवॉल्विंग की जो नेक्स्ट स्टेप आता है। इसमें जो कंडीशन हमारी बनती है वो बहुत डेंजर कंडीशन होती है। यहाँ पे हमें साफ़ करना पड़ता है। तो हम लोग कोई भी नॉर्मल पेस्ट यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, अच्छी क्वालिटी का पेस्ट यूज़ करना है। पेस्ट देने के बाद आपको पेस्ट सब समय देना है, यहाँ पे थोड़ा पीपीडी दे देना है, ताकि हमारे जो बॉल ऊपर नीचे हैं वो शायद में एक साथ में उठ सकें। तो यहाँ हमें साफ़ कर लेना आराम तरीके से धीरे धीरे। तो मैं इसमें थोड़ा वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा साफ़ करने में। इसमें 10 से 15-20 मिनट लग जाता है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए किस तरह से आपको साफ़ करना है। देखिए हम एक छोटे माइक्रो आयरन से पहले बॉल को पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम कंपोनेंट को लगा लेंगे। हमारे जैसी ही हमारी जगह थोड़ी सरफेस जो हमारा साफ़ हो जाएगा, तो हम जो कंपोनेंट हमारे निकाले थे उसको डाल देंगे। फिर उसके बाद हमें थोड़ा वॉश करना है। देखिए आपको सावधानी ये करनी है कि आप जितना आप क्लीन करेंगे, जितना आप अच्छे तरीके से काम करेंगे, आपका जो रैम और सीपीयू वो जितना अच्छे तरीके से लगे, आपका सेट जो 100% इसमें चालू होगा। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप तरीके से जो मैंने इसमें आपको फॉलो करना है इसमें, कि कैसे मैंने इसमें काम किया है। क्योंकि आपको काम करने का तरीके अगर आपको अच्छा आ जाए तो आप आराम से कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इस तरह से ये वाला अच्छा वाला जो है इसमें डिशोल्डर वायर यूज़ करना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया, पूरा अच्छा क्लीन हो गया है। इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस तरीके से साफ़ करते हैं। तो आपका इसमें जो आपको नो कनेक्शन जो इसमें दिखाई दे रहे हैं वो आपके अगर नहीं भी होते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई प्रिंट आपको इसमें नहीं मिलेगा। आपका लेयर सर्किट अगर है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो हमारी मेन जो हमारा जो मदरबोर्ड का जो है वो जगह हमारी साफ़ हो चुकी है। अब हमारा जो दूसरा तीसरा चौथा स्टेप जो आता है इसमें, हमारे रैम को साफ़ करना है। रैम की जो होल्स हैं जो सीपीयू के ऊपर, उसको यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम जो साफ़ करने के लिए जो सरफेस यूज़ करते हैं वो हमारा क्लीन नहीं होता है। तो हमें प्लेन सरफेस के ऊपर आईसी को साफ़ करना होता है। अगर इस तरीके से अगर साफ़ करते हैं तो आपकी आईसी डैमेज नहीं होगी। मेन जो हम जो प्रॉब्लम जो भूल करते हैं हम लोग, ऊपर वाला जो सिरा है जो कि बीच में गैप होता है,
तो गैप वाली कंडीशन में क्या होता है कि जब हम आईसी को हीट देते हैं तो हमारा जो ब्लोअर या एसएमडी हमारा जो होता है उस कंडीशन में आईसी हमारी बैंड हो जाती है, और बैंड अगर आईसी हमारी हो जाती है तो वो आईसी अंदर से डैमेज हो जाती है। और डैमेज कंडीशन में कभी भी आपका जो फ़ोन है कभी चालू नहीं होता है। तो आपको इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो सीपीयू है वो ठीक है कि नहीं, हमने ठीक लगाया कि है नहीं। तो वो चीज़ मैं इसमें बताऊंगा। तो हमें जो पहले है जिसको साफ़ कर लेना है, हमने रैम के जो सीपीयू के जो रैम की जो आपके होल्स है वो हमने उससे पहले साफ़ कर लिए हैं। तो अब हमारा जो उसको क्लीन कर लेना है ताकि हमारा जो आईसी बैंड ना हो। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, फिर हम जो जहाँ पर रैम हमें प्लेस करना है उस जगह को हम साफ़ कर लेंगे। तो पहले आपको एक माइक्रो वायर से थोड़े जो उसके जो ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा जो उसमें जो शोल्डर जो होता है उसको हम साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हमें थोड़ा और हेवी हीट वाला आयरन चाहिए। इसमें हीट आपकी 350, या आप दूसरा अगर नॉर्मल अगर बाकू का हो या फिर मैकेनिक का यूज़ करते हो या फिर कोई भी कुक्कू का है, उसमें हम 400 तक हीट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो हीट होती है वो काफ़ी एक्यूरेट नहीं होती है। जैसे आप क्विक के एसएमडी यूज़ करते हैं उसमें आप जो काम 300 में कर पाएंगे वही काम आपको 400 में आपको करना पड़ेगा, आपका 2008 वाला जो मॉडल अगर होता है क्विक का, क्योंकि इनकी हीट जो होती है काफ़ी हेवी होती है। हेवी नहीं होती है मतलब क्विक नहीं होती है, वो घूम के स्पायरल आती है, तो वो हीट हमारे मदरबोर्ड पर लगती नहीं है। और क्विक का जो 857 DW प्लस है उसकी डायरेक्ट हीट के कारण हमारा जो मदरबोर्ड में जो हीट है वो है उसकी एक्यूरेसी बनी रहती है। आपको यहाँ पे भी आपको डिशोल्डर वायर का यूज़ करना है अब, और धीरे धीरे करना है। तो देखिए मैं कैसे साफ़ करता हूँ। इसमें मैं थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ वीडियो को, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए मैं इसमें फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो अगर मैं पूरा अगर आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ या फिर जो कंडीशन में चल रहा है तो वीडियो कम से कम 1 से 2 घंटा हो जाएगा। वैसे काफ़ी वीडियो ये 1.5 घंटे का 2 घंटे का हो चुका है, तो काफ़ी लंबा होने के कारण मैं इसमें काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो नीचे का सरफेस जहाँ पे आईसी को आप रखते हैं, आईसी को जहाँ पे माउंट करके आप साफ़ करते हैं, तो वो जगह आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि ये जगह आपकी क्लियर नहीं होगी तो आईसी आपके बैंड होते हैं। देखिए जो कंडीशन है मैंने आईसी को भी यहाँ पे माउंट किया है वहाँ पे, और वहाँ मैंने उसको जो पकड़ा है मैकेनिक के जो जो स्टैंड है पीसीबी होल्डर, देखिए नीचे की जगह जो वहाँ पे आईसी पूरी स्टेबल मतलब प्लेन में वहाँ पे सरफेस पे बैठी हुई है आईसी। तो इस कंडीशन में आपकी आईसी सरफेस पे चिपकी हुई होनी चाहिए, सरफेस के ऊपर रहनी चाहिए। नीचे में अगर कुछ गैप रहता है तो वहाँ पे आईसी बैंड हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जो साफ़ करते हैं उस आयरन की हीट की वजह से हमारी आईसी बैंड हो जाएगी, वो अंदर से डैमेज हो जाएगी, उसके प्रिंट कट जाएंगे और हमारा जो इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपको ये करना होता है कि आपको आईसी जहाँ पे रख के आप आईसी को क्लीन करते हैं ग्लू को, वहाँ पे आपका जो सरफेस प्लेन होना चाहिए, मिडिल में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अभी आईसी के अलग अलग स्टैंड आते हैं जिसमें आप आईसी को माउंट करके आप हाइप करते हैं, तो साफ़ करने में बहुत सी आईसी हमारी डैमेज हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आईसी आपकी डैमेज नहीं होनी चाहिए। डैमेज मतलब अंदर से अगर बैंड हो जाती है तो अंदर से उसके जो तार होते हैं जो अंदर कनेक्शन होते हैं वो कट जाते हैं। तो उस तरह से आईसी हमारी साफ़ करके हम जितनी भी साफ़ कर लें, जितनी भी क्लीन कर लें, मदरबोर्ड में अच्छी तरह से बिठा लें, उसका पोर्ट नहीं बनेगा। अगर आपकी आईसी ठीक होती है, अगर आपका सीपीयू जो है वो बढ़िया कंडीशन में होता है और वो बैंड नहीं होता है, उसको लगाते हैं मदरबोर्ड पे आप, तो आपका पोर्ट बनेगा। कंप्यूटर में अगर आपका चेक करेंगे तो आपका पोर्ट बनेगा, आपका कंडीशन सेम कंडीशन में होगा। अगर आपका सीपीयू लगाने के बाद डीसी मशीन में रेडी आपका 150 से 200 के अंदर रहता है, 150 के अंडर रहता है, तो समझिए आपका सीपीयू ठीक से लग चुका है। और उस कंडीशन में आपको एक चीज़ और चेक करनी होती है, पोर्ट चेक करना पड़ता है कंप्यूटर में। उसमें यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज का पोर्ट आएगा आपको, क्योंकि सीपीयू इसमें लग चुका है। तो आपको ये ध्यान हमेशा देना है कि इसमें सीपीयू का जो पोर्ट है वो बनना चाहिए कंप्यूटर में, तभी आप डिफाइन कर सकते हैं, इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सीपीयू ठीक से लगा है। उसके बाद अगर रैम आपका ठीक है, अगर ठीक तरीके से लगा है, तो आपका जो कोई भी फ़ोन होगा वो 110% आपका ऑन उसको होना ही पड़ेगा, एकदम गारंटी के साथ। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि हमारा सीपीयू बढ़िया से साफ़ होना चाहिए, सीपीयू डैमेज होना चाहिए। देखिए मैं किस तरह से सीपीयू को जो है साफ़ कर रहा हूँ और किस तरह से मैंने इसको जो रिवॉल्व किया है, रिवॉल्व अभी नहीं किया है सॉरी,
तो मैंने जो मेन है इसमें साफ़ करना, आप क्लीन करेंगे, रिवॉल्व आप तो 2 मिनट में कर लेंगे, लेकिन क्लीन करने की मेन जो इसमें भूमिका होती है। अब हम इसकी रैम को साफ़ कर लेते हैं। तो रैम के होल्स देखिए, आपको देख लेना है कि होल के अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी क्यों नहीं होनी चाहिए? और होल जो आपस में जो उनका जो होल का जो गैप है वो आपको खुलना नहीं चाहिए, कि होल के अंदर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा खाली इस कंडीशन में साफ़ करना होता है। और आपको ये देखना होता है कि होल्स के अंदर कोई भी तरह का कोई आठा वगैरह कोई है कि नहीं। तो हम स्क्रैपर से एक ब्लेड जो आता है हमारा साफ़ करने के लिए आईसी के ऊपर का ग्लू, तो उससे हम थोड़ा ग्लू को साफ़ कर लेते हैं। आपको इसमें हीट आपको 300 तक लेनी है आपको, और सरफेस जो नीचे का प्लेन होना चाहिए आपका, क्योंकि सरफेस आपका प्लेन होगा आईसी आपके डैमेज होने का चांस कम रहेगा। डैमेज होने का चांस क्या, 110% आपकी आईसी डैमेज नहीं होगी। देखिए इसमें जिसमें जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग डबल डेकर में फंस जाते हैं, मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाया। हो सकता है मैंने कोई भी ऑन कंडीशन में वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आने वाला वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको मैं हैंडसेट ऑन करके दिखाऊंगा। क्योंकि इस कंडीशन में मैंने जो वीडियो बनाया है, इस कंडीशन में रैम का फॉल्ट के कारण फ़ोन मेरा ऑन नहीं हुआ, लेकिन पोर्ट कंप्यूटर में बनाता है, और जो चार्जिंग जो सेम कंडीशन था वो कंडीशन में फ़ोन अभी भी है। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा CPU और रैम ठीक से लग चुका है। तो इसीलिए देखिए मैंने आपको वीडियो में पूरी फुल डिटेल दी, ताकि आप भी एक चांस में आपका CPU का पोर्ट बनना चाहिए कंप्यूटर में। उसके बाद अगर आपकी रैम डैमेज होती है या रैम ठीक से लगी नहीं है, तो वो फिर रैम का फॉल्ट है। लेकिन आपने जो मेहनत उसमें की, उससे आपको पता चलता है कि हाँ आपको खुशी मिलेगी, मैंने जो ठीक से रिबॉलिंग की है, ठीक से काम किया है, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए रैम के ऊपर के जो होल्स होते हैं, मतलब CPU के जो होल्स होते हैं जहाँ पे हमारे रैम जो को लगाया जाता है, तो वहाँ उस जगह को हम अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद जितना अच्छे तरीके से आप साफ़ करेंगे उसको, होल एक जगह, एक होल से दूसरा होल टच नहीं होना चाहिए। मतलब उसके जो होल्स आपने देखे होंगे, होल्स के जो साइड में गैप होते हैं, वो गैप अगर आपके कट जाते हैं, जो होल्स के जो गैप, अगर आप सपोज एक उदाहरण देता हूँ आपको मैं, अगर 2 गड्ढे अलग अलग हैं, तो उसमें आप पानी भरेंगे, पानी टच नहीं होगा। अगर गड्ढों के अंदर साइड में अगर मैं थोड़ी सी एक पाइप की तरह लेयर बनाता हूँ, तो क्या होगा उसमें, आप एक होल में पानी भरेंगे, वो पानी दूसरे होल में चला जाएगा। तो इस तरह से इसमें होता कंडीशन क्या है, जो रैम की जो हमारी जगह होती है ना, रैम की जगह हमारी डैमेज हो जाती है। रैम के जो होल्स होते हैं वो आपस में कट जाते हैं, और होल कटने की वजह से क्या होता है, आप कितनी भी कम हीट दिलिए, बहुत से लोग बोलते हैं इसमें कि 200 हीट दिए तो उसमें कुछ नहीं होगा, एयर कम दीजिए कुछ नहीं होगा। आपको इसमें एयर, आपको अब 857 DW+ अगर यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको एयर रखनी है, आपको 0 एयर रखनी है। ठीक है, 0 एयर रखनी है, 0 इसमें। और आपकी हीट कम, जो टेम्परेचर आपका 280-300 तक होगा तो भी इनफ है इसमें, क्योंकि ये हमारा जो हम इसमें PPD यूज़ करते हैं 183 सेल्सियस पे आपका मेल्ट हो जाता है। तो PPD हमेशा 183 से ज़्यादा कोई भी नहीं है। तो आपको सब 300 के अंदर, 280 अराउंड रखते हैं तो आपको आराम से ये मेल्ट हो जाएगा पेस्ट। आईसी भी आपको लगानी है तो 300 के अंडर में लगानी है, क्योंकि हमारा पेस्ट ये 183 में गल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो आपकी आईसी का जो पेस्ट होगा आपके ऊपर से आप हीट देते हैं, तो आप 300 बहुत मैक्सिमम है। तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए हमारी जो रैम को जो साफ़ करना है वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करना है, कि मेन जो पोर्शन होता है रैम का, नीचे वाला पोर्शन रिवॉल्विंग, वो हम रिवॉल्विंग स्टेंसिल से कर लेते हैं, लेकिन रैम हमें स्टेंसिल से नहीं, हाथ से फिल करनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में जो मेन जो भूमिका होती है रैम को साफ़ करना है। तो रैम की साफ़ करने में एक ही आपको सावधानी करनी है, जो होल है इसके अंदर, उस होल को क्लीन करना है। जितना क्लीन करेंगे आपकी 1 चांस में आपकी रिवॉल्व होगी। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। होल को बढ़िया, ब्रश हो सकता है तो आप पूरा फ्रेश ब्रश यूज़ करें। जो ब्रश हम लोग यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, उस ब्रश में क्या होता है, पेस्ट लग जाता है, तो वो आपको उस ब्रश को अच्छे तरीके से क्लीनर से साफ़ कर लेना है, उसके बाद उसको यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में हम लोग पुराना ब्रश यूज़ करते हैं तो उसके अंदर पहले से पेस्ट उसमें लगा होता है, तो वो क्या साफ़ करेगा, पेस्ट PPD उसमें ऑलरेडी लगा हुआ होता है। तो उस ब्रश को हमें पहले बड़े अच्छे तरह केरासिन तेल या फिर तारपीन कुछ भी हो या थिनर हो, उसमें अच्छी तरह से साफ़ करके उसको क्लीन कर लेना है पेस्ट को। उसके बाद हमें इसको साफ़ करना है, क्योंकि तभी हमारा जो आईसी साफ़ हो पाएगा इसमें। तो होल्स को हम बड़ी अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। तो ब्रश जो होना चाहिए आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका होल के अंदर आपकी जो जो आपका पेस्ट रह गया उसको साफ़ हो जाए। आपके बॉल जो होने चाहिए होल के अंदर क्लियर दिखाई देने चाहिए। आप अगर जूम करके माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको सबसे पहले आपको माइक्रोस्कोप इसमें ले लीजिए। आपका आधा काम माइक्रोस्कोप कर देगा।
देखिए आपका मेहनत कब काम आता है, जब आप अच्छे तरीके से काम करते हैं। देखिए मैं इस माइक्रोस्कोप में जूम करके आपको दिखाता हूँ कि होल सभी पूरे, देखिए कोई भी होल जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी भी होल का जो मुंह है वो कटा हुआ नहीं है। क्योंकि आप जब रिवॉल्विंग करेंगे ना, जब फील करेंगे तब उसमें पता चल जाएगा कि कोई भी फीलिंग करते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी जो होल आपस में ज्वाइंट हो रहा है कि नहीं उसका पेस्ट, उस कंडीशन में आपको पता चला कि हमारा जो मेल्ट होगा, जो हमारा बॉल ऊपर आ जाएगा। अगर इस कंडीशन में देखिए आपका अगर होल अगर साफ नहीं होता है इसमें, तो आपका कंडीशन क्या होगा, पेस्ट अगर घुसा रहेगा तो जो हम पीपीडी इसमें फिल करेंगे वो पीपीडी हमारा जो ऊपर घूमता रहेगा, ऊपर घूमने के वो साइड वाले होल में जा सकता है। इस तरह आप बार बार करेंगे, कितनी बार करेंगे आपका जो ये रैम है, रैम की जगह वो रिवॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हम पीपीडी देके थोड़ा सा इसको होल को जो है थोड़ा और चमका देते थोड़ा सा, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा जो, देखिए नीचे वाली जो सी है इसमें छोटी सी जहाँ पे डॉट है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सी है। तो उसको हम अच्छी ऊपर की अगर बॉल्स जो ऊपर वाली सी है वो सब की सब ग्राउंड है, वो अगर नहीं भी टच होती तो भी हमारा आंसर ऑन हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस दे के थोड़ा साफ कर लेता हूँ। आपको डिशोल्डर वायर एकदम यूज़ नहीं करना है। डिशोल्डर वायर से हमारा जो कार्बन है जो होल्स के बीच में वो घिस जाता है, और घिसने की वजह से होल में जो गैप होता है वो गैप ख़त्म हो जाता है। और उस गैप को ख़त्म अगर हो जाता है, गैप ख़त्म हो जाता है, जब आप फीलिंग करेंगे इसमें पीपीटी हाथ से, तो वो पेस्ट जो आप दीजिएगा, पेस्ट आपके दोनों साइड में चिपक जाएगा। तो उस कंडीशन में जब भी आप फिर हिट देंगे तो वो फिर आपका जो पीपीडी है वो एक होल से दूसरे होल में चला जाएगा, वो ऊपर फ्लो होते रहेंगे उसमें। तो इसमें आप जब अगर हीटिंग अगर इसमें देंगे वो फ्लो कंडीशन में आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में आपकी रैम एकदम रिवॉल्व नहीं होगी। तो आप एक चांस में रिवॉल्व आप करना है तो आप सबसे पहले आप मेहनत कीजिए इस सीपीयू के ऊपर की जो रैम वाली जगह है उसको साफ़ करने में। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, इसीलिए हमारा जो कि लेट हो जाता है। तो अब हमें और थोड़ा देख लेना है कि इसमें जो हमारी जो रैम की जो जगह है जहाँ पे हमें जो पीपीडी भरना है वो हमारी कहीं शॉर्टिंग नहीं है कि हमारी कुछ, आप देखिए मैंने साफ़ कर दिया। अब दोनों तरफ से आपको साफ़ कर लेना है कि पीपीडी इसमें ना लगे। क्योंकि होता क्या है, अगर आप पीपीडी अगर हाथ से साफ़ करते हैं, और एक चीज़ ध्यान इसमें देनी है, थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजिए इसको, और इसमें ध्यान जो इसमें देना होता है कि हमारा जो कहीं पेस्ट है या कहीं शॉर्टिंग है कि नहीं। तो हमारी देखिए आपको देखिए इतना साफ करने का आपको लगा रहा हो कि ये रिवॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अभी तक मैंने रिवॉल्व नहीं किया है। देखिए बिना रिवॉल्विंग के भी आपको लग रहा हो कि ये रिवॉल्व हो चुका है, लेकिन मैंने अभी भी इसको रिवॉल्व नहीं किया है। अब मैं पीपीटी फिल करूँगा इसमें, क्योंकि सब बॉल क्लियर हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा साफ़ है। ठीक है, और यहाँ पे सावधान क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको साफ भर लेना है पीपीटी इसमें। ठीक है, इस तरह से थोड़ा पीपीटी लेकर आपको चारों तरफ अच्छे से होल्स में भर देना है। और होल्स में भरने के बाद आपको एक ध्यान देना है कि इसमें जो पीपीटी है वो ओवरफ्लो ना हो जाए, सब तरह समान कंडीशन में होना चाहिए। और जब आप रिवॉल्विंग करेंगे, रिवॉल्विंग के नीचे आपको एक टिश्यू पेपर रख के रिवॉल्व करना है। क्यों रखना है, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि जो आप जहाँ पे जो सरफेस पे अभी मैं काम कर रहा हूँ उस पहले से ऑलरेडी काम में कर चुका हूँ, तो वहाँ काफ़ी पेस्ट पीपीटी पड़ा हुआ है। तो नीचे जब नीचे की जगह है सीपीयू के रिवॉल्व करने की नीचे वाली जगह, वहाँ अगर वहाँ पे बॉल्स अगर या फिर कोई पीपीटी रखा होगा तो वो नीचे वाले साइड शोल्डर हो जाएंगे, फिर आपको नीचे की जगह पर मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या करना है, हमें एक क्लॉथ की मदद से पूरा अच्छी तरह साफ़ कर देंगे इसको। पहले अच्छी तरह फिल कर लिया आपने, फिल करने के बाद इसको हम एक कपड़ा ले लेंगे, कपड़े से हम साफ़ कर लेंगे इसको। देखिए इस तरह से आपको साफ़ कर लेना है। देखिए कोई भी हॉल देखिए इसमें सब अलग अलग, कोई भी जुड़ा हुआ नहीं। आप ध्यान से देखिए, आपको इसमें लगेगा, आपका मन भी ये बोलेगा कि ये 100% रिवॉल्व होगा। इस तरह से आप काम करते हैं तो आपको खुद लगने लगा कि ये मेरा रिवॉल्व होगा। क्योंकि इससे पहले हम लोग रिवॉल्व करते थे, हमें तो कन्फ्यूजन होता है कि हमारा जो बॉल है जो रिवॉल्व होगा कि नहीं, हिट कम करे ज़्यादा करे। हिट को ऐसे भी आप 300 के अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिट आप एयर 0 कर दीजिए, एयर बढ़ा भी सकते हैं अगर दूसरा आपका SMD इसमें एयर 0 होगा। देखिए मैंने इस तरह टिश्यू रख दिया, टिश्यू के ऊपर मैं काम करता हूँ। तो अब ये देखिए अच्छे तरीके से देखिए, कोई भी बॉल है जो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। मेन जो कारण हमारा ये होता है कि बॉल हमारे आपस में जुड़ जाते हैं। पीपीडी अगर एक दूसरे से जुड़ गया, पीपीडी की जो जगह जो होल से जो एक दूसरे जगह जुड़ गया, तब आपकी रैम ख़त्म है। आप कितने भी कोशिश कर लीजिए आपकी रैम रिवॉल्व नहीं होगी, आप कितने भी साफ कर लीजिए। आपको ये होल दिखाई दे रहे, होल आपस में जुड़ने नहीं चाहिए।
देखिए पीपीडी मैंने इसमें फिल किया हुआ है, लेकिन पीपीडी एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, वो अलग अलग अपने अपने घर में है, अपने अपनी जगह पे है। आप अब इसमें दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपका, एक चांस में रिवॉल्व होगा आपका, एक चांस में, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हल्का सा मारेंगे, एक साइड से हिट मारिए, आपका पूरा बॉल एक बार में रिवॉल्व हो जाएगा। देखिए इस तरह से काफ़ी हिल रहा है मेरा, तो आपको ध्यान देना है। देखिए एक साइड से फिर मारेंगे, एक चांस से पूरा बॉल आपका रिवॉल्व होगा, कोई भी कुछ नहीं होगा आपका। देखिए पूरा रिवॉल्व हो चुका है। इस कंडीशन में आपको कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। और उसके बाद हम पीछे जो सीपी को रिवॉल्व कर लेंगे। जो हमारा पोर्शन जो इसमें आता है, इसमें हमारी जो आती है, आप सीपी को रिवॉल्व करना। सीपी को आप इजी तरीके से रिवॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी। और इसको आप एक चांस में रिवॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि ये आप सीपी कोई भी रिवॉल्व कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं सीपी को जल्दी से रिवॉल्व कर देता हूँ, ताकि हमारा जो काम है आराम से हो सके, ताकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो इस तरह से मैं जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, तो उस तरह से आपको काम कर लेना चाहिए। सीपीयू हमारा रिवॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम सीपीयू को लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा जो कंडीशन है वो थोड़ा सा वो ठीक हुआ है कि नहीं। देखिए सीपीयू हमारा अच्छी तरह से रिवॉल्व हो चुका है, कोई भी बॉल आपस में शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो अब हम सीपीयू को लगा लेंगे, तो लगाते रहे। तो इस कंडीशन में आपको एक ध्यान देना है कि मदरबोर्ड में अगर आपका कुछ भी शॉर्टिंग या कोई भी प्रिंट आपका अगर नहीं है, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और बोर्ड को अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए। देखिए मैं अगर फास्ट फॉरवर्ड में अगर वीडियो बनाता हूँ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको उसमें जो जानकारी देना चाहता हूँ वो जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो इस कंडीशन में एक ही काम आपको करना है, आईसी को अच्छे से आपको आईसी को आप जितना क्लीन करिएगा उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब मैं देखिए सीपीयू को लगाऊंगा और उसका पोर्ट चेक करूंगा लगाने के बाद कि ये ठीक हुआ है कि नहीं। देखिए सीपीयू लगाने के बाद हमारा जो है एक्सोनस सीपीयू अगर आपका है या क्वालकॉम का या सीपीयू है, तो उसमें आपको उसी सीपीयू का पोर्ट आपको बनाएगा। या तो यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज का इशू आता है इसमें, या तो आपको सैमसंग का यूएसबी पोर्ट आपका बनाएगा कंप्यूटर में। और आपकी जो रीडिंग, आपकी जो होल्डिंग जो कंडीशन थी वो सेम कंडीशन रहेगी। देखिए आपको थोड़ा सा पेस्ट भी आप दे सकते हैं, अगर आप बिना पेस्ट के कर सकते हैं तो बिना पेस्ट के भी कर सकते हैं। मेरा जो लगाने का तरीका है मैं बाद में थोड़ा पेस्ट देता हूँ। पहले आपने जो मार्किंग जो इसकी थी, जो इसमें आपका जो डॉट होता है, डॉट वाली साइड को नीचे की तरफ करना है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इसकी फ़ोटो जो होती है उसको आप क्लिक करके रख सकते हैं, ताकि आपको लगाने में कोई दिक्कत ना। आपको डायरेक्शन जो डॉट होता है उसको, देखिए आईसी को आप लगाते हैं, चारों तरफ कोई शॉर्टिंग है, कोई कंपोनेंट मिसिंग है, ये सब देख के आपको लगाना है, ठीक है। आईसी को हमने डॉट टू डॉट लगा दिया है और हम हल्के से हिट देंगे और साइड से थोड़ा सा हम इसमें पेस्ट दे देंगे इस तरीके से। ज़्यादा नहीं देना, थोड़ा देना है। जैसे जैसे हीट होता रहेगा थोड़ा थोड़ा हीट आपको पेस्ट देना है। देखिए जब आईसी आपका बैठेगा, जब कनेक्ट होगा तो आपको पता लग जाएगा कि आईसी हमारा लग चुका है। फिर उस कंडीशन में थोड़ा और पेस्ट देके आपको हल्का सा ट्विजर से खाली शेक करना है थोड़ा सा, वो ऑटोमेटिक जितना ही बोल है वो सब कनेक्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखिए किस तरह से मैंने इसमें काम किया है। हमारी जो आईसी है वो मेल्ट हो चुकी है। तो हमें इस कंडीशन में आप 300 से 320 तक में आप 300 में काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा जो जितने भी पेस्ट होते हैं वो 183 से ऊपर नहीं होते हैं। तो 183C में अगर हमारा जो रिवॉल्विंग होती है तो हमारा जो हीट जो हमारे आईसी के ऊपर से लगता है वो 300 बहुत इनफ है। आप जब आईसी रिमूव करते हो उसमें आपका जो आपकी जो हीट जो होनी चाहिए आपका 300 प्लस, मतलब 320-30 तक होगी तो ठीक है। हमारी आईसी लग चुकी है। अब हम रैम को रिवॉल्व कर लेंगे और रैम को थोड़ा चेक कर लेंगे और रैम ठीक कंडीशन में है कि नहीं। देखिए रैम को अगर चेक करना है, जो इसमें छोटी जो सी बनी हुई है, इसमें 2 तरह की सी आपको दिखाई देगी। अगर आप देखिएगा, एक बड़ी सी है, एक छोटी सी है।
तो इस जो छोटी सी है ये हमारी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो बड़ी सी है वो हमारी टोटल सब की सब ग्राउंड है। वो पिन अगर हमारी जो CPU से कनेक्ट अगर नहीं भी होगी तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा, लेकिन नीचे वाली सी हमारी कनेक्ट होनी चाहिए। तो नीचे वाली सी में आपको रीडिंग देखनी पड़ती है कि कितनी रीडिंग इसमें है आपकी। तो मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो थोड़ा सा और। तो इस कंडीशन में रैम को हमें बढ़िया अच्छे तरीके से साफ़ करनी है, और प्रोसेस सेम रहेगा। जहाँ पे हमारा जो हमें रैम को जो क्लीन करना है वो सरफेस हमारा प्लेन होना चाहिए, कोई भी मिडल पे गैप नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी जो रैम है वो ठीक बनी रहे और बैंड ना हो। बैंड होने से आपकी रैम कन्फर्म ख़राब हो जाएगी, क्योंकि रैम बहुत कमज़ोर होती है इसकी। तो इस तरह से आपको एक माइक्रोलेंस से आपको इसको चमका देना है, इसकी जो बॉल इसको बना देना है, ताकि हमारा रैम बढ़िया तरीके से बैठ सके। तो रैम को भी आपको छोटी जो सी होती है इसमें चेक आप कैसे करना है, आपको नीचे की जो चार जो डॉट होती है, नीचे की चार जो बॉल है उसको क्रॉस करके चेक करना है डायरेक्ट मोड में। 50 तक आपकी रीडिंग आती है तो आपकी रैम लगभग ओके है। तो ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमारे रैम ओके है। और CPU लगाने के बाद हमें CPU हमारा ठीक से लगा है कि नहीं, उसे हमें कंप्यूटर में चेक करना है। हमारा एम्पेयर मशीन में चेक कर सकते हैं। तो मदरबोर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, तो हम एक बार ये चेक कर लेंगे हमारा जो CPU है वो ठीक से लगा है कि नहीं। हम उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे कदम रखेंगे। तो हमारा ये स्टेप एक बार देख लीजिए। हमें रैम बिना ही हमें चेक करना है पोर्ट। अगर रैम बिना आपका पोर्ट अगर कंप्यूटर में शो करता है तो इसका मतलब हमें ये मानना है कि हमारी जो CPU है वो ठीक से लगी है, हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं मेरे कंप्यूटर की जो USB कॉर्ड है वो शायद छोटी है, तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, शायद आपको साउंड सुनाई दे जाए कि इसमें इस कंडीशन में साउंड आता है कि नहीं। तो आप सुन सकते हैं कि साउंड इसमें थोड़ा बहुत आ रहा है। USB नॉट ट्रिगर्ड इसका कंप्यूटर में मैंने लगाया है, क्योंकि मेरी जो कॉर्ड है कंप्यूटर की वो थोड़ी छोटी है। तो आप साउंड सुन के पता लगा सकते हैं कि इसमें नॉट रिकॉग्नाइज जो आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो आपको साउंड सुनाई देता है। तो मेरा इसमें पोर्ट बना रहा है, इसका मतलब हमारा इसमें CPU ठीक से लगा है। और हम अभी इसको DC मशीन में भी चेक कर लेते हैं कि हमारी जो कंडीशन जो बनती है इसमें क्या कंडीशन है, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा CPU ठीक से लगा है कि नहीं। अगर हमारा CPU शॉर्ट होगा तो आपकी रीडिंग 500-600 तक चली जाएगी, और अगर शॉर्ट नहीं होगा तो हमारी नॉर्मल रीडिंग 150 के लगभग ओल्ड कंडीशन में जो कंडीशन थी रैम बिना, वो कंडीशन आ जाएगी इसमें। ये देखिए 136 पे भी होल्ड होता है, ठीक है। पहले 147 को इस तरह से होल्ड होता था, लेकिन अभी 38 वो 100 से 100 के 150 के अंदर आपकी होल्डिंग आ जाती है पावर की प्रेस करने पे। तो ये CPU के रैम के बिना की रीडिंग है। और पोर्ट हम लोगों ने चेक किया, इसमें पोर्ट भी बनाता है, इसका मतलब हमारा CPU ठीक से लग चुका है। तो इतनी कंडीशन फ़ोन में हमारी ओके हो चुकी है। अब हम रैम को रिवॉल्व करके आराम से लगा सकते हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ कि जो हमारी जो कंडीशन इसमें है अभी फुली ओके हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, काम आप करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके करना है। ये नहीं कि आप काम करे जा रहे हैं, फालतू मेहनत करे जा रहे हैं, आपका काम होता नहीं है, आपका हैंडसेट डेड हो जाता है, या फिर चालू हैंड से आप रिवॉल्व करते हैं। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप काम करिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता लगता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। फिर आप जहाँ पे आप गलती करते हैं उस गलती को आप सुधार सकते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें आप CPU को लगा लेते हैं तो आपका पोर्ट बनना चाहिए, रीडिंग आपकी 150 के अंदर आनी चाहिए, 100 से 150 के अंदर होल्डिंग आनी चाहिए। और इसमें रैम को अगर चेक करना है, रैम को देखिए नीचे की जो तरफ जो सी है, इसकी छोटी सी जो है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसको डायोड मोड में हम कनेक्ट करेंगे और मल्टीमीटर से हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड में चेक करेंगे। ये देखिए ये डॉट है दोनों, यहाँ देखिए एक तरफ हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लिया, मैं गलती से मैंने मीटर का जो वो था चेंज कर दिया। तो डायोड मोड में हम लोग रीडिंग चेक करेंगे, देखते हैं 50 के लगभग एक रीडिंग आती है। ये M30 का है। देखिए हर किसी का जो फ़ोन है उसकी जो रैम अलग अलग रीडिंग देगी। इसमें आपकी
एक तरफ 100 रीडिंग आती है और दूसरी तरफ आपको 48 की तरफ। तो इस साइड भी हम चेक कर लेते हैं। इस साइड आपको 48 मिलेगी, एक तरफ 50 के लगभग है देखिए, और एक तरफ आपको 100 के लगभग मिल जाएगी इसमें। ये देखिए 100 के लगभग यहाँ मिल गई है। तो लगभग हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारी रैम अभी तक शॉर्ट नहीं हुई है। आपकी अगर 0 रीडिंग आती है, 0 5 6 7 10 के अंदर रीडिंग आती है, तो उसका मतलब आपका रैम जो है डैमेज हो चुका है। तो हम अभी रैम को रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो मैं अभी बोर्ड को, इसको वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आप फिर डबल डेकर में फंस जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी जो रैम है उसको रिवॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने काम को करना है आपको। तो मैंने देखिए इतना जहाँ जो जो भी मैंने इसमें काम किया है अभी तक का पूरा ओके काम चल रहा है हमारा। तो हमें ये मान के चलना है कि हमारा फ़ोन 100% ऑन होगा। आपको नेगेटिविटी नहीं लेनी है एकदम इसके अंदर, आपको पॉजिटिव वे में काम करना है। डबल डेकर कोई भी हुआ नहीं है, आप आराम से इजी तरीके से कर सकते हैं। एकदम 1 चांस में आपका डबल डेकर सक्सेस होगा। तो हमने अभी तक जो चेकिंग की, जो ट्रेसिंग की, इसमें टोटली ओके है। फ़ोन पोर्ट बनाता है, इसका मतलब फ़ोन के अंदर अभी भी जान है, फ़ोन बचा हुआ है और सीपीयू इसमें ओके लगा है। अगर इस कंडीशन में रैम हमारी अगर ठीक होती है तो हमारा फ़ोन ऑन होना चाहिए। इसमें अगर फ़ोन आपका फिर भी अगर ऑन नहीं होता है लगाने के बाद, तो इसमें 2 कंडीशन बनती है। ये तो हमारी रैम ठीक नहीं है, या हमारे जो सीपीयू के बॉल्स जो बने हैं वो ठीक से कनेक्ट नहीं हुए। आपको निराश नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार में आपका फ़ोन सक्सेस हो जाएगा, बट आप ठीक तरीके से काम करेंगे तो आपका 110% आपका 1 टाइम में आपका फ़ोन सक्सेस होगा। तो रिवॉल्व कर चुका है मैंने, इसको लगा लिया है। अब हम लोग फ़ोन को एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हुआ है कि नहीं। थोड़ा बोर्ड को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी हीटिंग इसमें हमने की है इसमें। तो टेम्परेचर के मामले में जो मैंने इसमें डिटेल्स मैंने आपको दी है, टेम्परेचर आपको कटिंग जब करना है ग्लू, आपको 200 से 220 के अंदर कटिंग करना है ग्लू। आपको सीपीयू निकालना है, रैम निकालना है, तो आपको 320 से 330 तक क्विक का 857 DW+। और नोज़ल जो इसमें यूज़ करना है, नोज़ल आपको बड़ा वाला नोज़ल यूज़ करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, फ़ोन को हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा फ़ोन अभी क्या कंडीशन में है। तो फ़ोन को एक बार हम ऑन करके देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन हुआ है कि नहीं। काफ़ी मेहनत तो इसमें की है, लेकिन फ्रेंड्स आपको इसमें निराश नहीं होना। आपको मेहनत मन से करनी है, ऐसा नहीं कि आप फिर मेहनत बेकार जाएगी। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपका ये फॉल्ट ठीक नहीं होगा। तो हम लोग चार्जिंग लगा के देखते हैं। चार्जिंग एम्पेयर जो मशीन में भी लेता है, फिर लगभग 50 से ऊपर लेता है, लेकिन अभी तो कुछ इसमें लोगो या कुछ भी नहीं आया है। तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, शायद कुछ डिस्टर्ब इसमें अभी भी है। तो इस कंडीशन में एक बार हम डीसी मशीन में एक बार देखेंगे कि हमारी जो रीडिंग अभी क्या रीडिंग इसमें है। रीडिंग या हमारा सीपीयू या शॉर्ट हो गया या कुछ दूसरी कोई रीडिंग आ गई है। तो उस तरह से हमको ये भी फॉलो करना है। इसमें रैम लगाने के बाद हमें ये चेक करना है कि रीडिंग हमारी क्या है, पहले वाली कंडीशन में है या उससे ज़्यादा रीडिंग हुई है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से काम करना है आपको। तो मैंने पावर की प्रेस किया, तो हम लोग डीसी मशीन में भी देखते हैं कि इसमें कंडीशन क्या है। तो ये देखिए इसमें जो अभी कंडीशन है आपकी 221 तक जो होल्डिंग आ रही है इसमें, मतलब रैम भी इसमें कनेक्ट हो चुका है, बट ये ऑन नहीं हो पा रहा है। इसकी प्रॉपर जो बूटिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। देखिए इसमें कंडीशन रैम भी हमारी ठीक से लग चुकी है, क्योंकि हमारी जो रीडिंग हमारी चेंज हो चुकी है। तो उसमें एक ही कंडीशन होती है कि हमारी इसमें रैम अंदर से इंटरनली डैमेज है। अभी भी हम लोग अगर चेक करेंगे तो इसमें पोर्ट बनेगा। पहले जो कंडीशन था इसमें कंप्यूटर में पोर्ट नहीं बनेगा, लेकिन इस कंडीशन में आपका कंप्यूटर में चेक करते हैं तो पोर्ट बनेगा। तो एक बार हम दोबारा एक बार रैम को थोड़ा सा चेक कर लेंगे, ताकि अगर कोई बॉल अगर मिसिंग हो गया होगा या फिर कोई बॉल अगर टच नहीं होगा तो उस कारण से हमारा फ़ोन डेड कंडीशन में आ जाता है। उस कंडीशन में रैम हमको चेंज ही करना पड़ेगा।
तो बिल्कुल निराश नहीं होता है, इसमें निराश होने वाली कोई चीज़ नहीं है कि हमारा फ़ोन नहीं बना। देखिए मेरा फ़ोन बने या ना बने, मुझे आपको इसमें ये क्लीन करना था कि कैसे आपको काम करना है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो 100% आपका फ़ोन चालू होगा। मेरा नहीं हुआ कोई, इसमें कोई दुख नहीं है मेरे को, कि मैंने स्टेप बाय स्टेप जो काम किया है वो सही तरीके से काम किया है इसमें। आप भी इस तरीके से करिए। मेरा ऑन नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आपका फ़ोन 100% ऑन होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आपको यही स्टेप आपको फॉलो करना है। फिर भी हम लास्ट ट्राई एक बार कर लेते हैं इसमें। अगर हमारी रैम थोड़ी सी अगर कहीं पे मिसिंग हो चुकी है, रैम कहीं पे कोई डिस्टर्ब रैम में हो सकती है, तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स मैंने इसमें सब तरह से चेक किया। इसमें जो लास्ट में देखा गया रैम इसमें डैमेज था, लेकिन वीडियो और काफ़ी बड़ा हो जाएगा, रैम मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इस फ़ोन को मैंने अभी होल्ड पर रख लिया है। तो हो सकता है आने वाले वीडियो में मैं इसमें रैम जो चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि हैंडसेट हमारा ऑन हो गया है। क्योंकि सीपीयू की जो रीडिंग है, सीपीयू का जो पावर कंज्यूम का जो स्टेप है और हमारा जो पोर्ट बनता है कंप्यूटर में, उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमने जो अभी तक काम किया है वो पूरा प्रॉपर ठीक तरीके से किया है। तो आपको ज़रा भी इसमें टेंशन लेने की कोई चीज़ नहीं है, ये कॉमन इशू है। इसमें रैम रीडिंग से ठीक दिखाती है, ऐसा नहीं कि रीडिंग आपका ओके है तो 100% रैम आपका ठीक होगा। इंटरनली हम लोग ने 4 बॉल खाली चेक किया है। हो सकता है कोई बॉल इसमें ख़राब हो गया, इंटरनल डैमेज हो चुका है, तो आपको इसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रैम दूसरे नहीं लगाइए कोई फ़ोन से खोल के सेम, और फिर आप कर सकते हैं। और रैम की जो रीडिंग है वो सेम नहीं रहेगी, वो हर मॉडल की रीडिंग अलग है। जैसे सैमसंग A50 में रीडिंग आपको 50 तक मिलेगी फॉरवर्ड बायस में, और ये M30 ऐसे इसकी एक साइड आपको एक तरफ आप क्रॉस चेक करते हैं 50 के अराउंड मिलेगी, और एक तरफ आपको 100 के अराउंड मिलेगी, 100 के अराउंड मिलेगी। तो अभी फिर से मैंने इसमें जो चेकिंग की मैंने इसमें, तो मैंने ये पाया कि फ़ोन जो है अभी वो हमारा अभी भी सेम कंडीशन में है, सेम कंडीशन में